नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कुमाऊं के दौरे पर हैं। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर में अधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक में सीएम पेयजल के बारे में समीक्षा करेंगे। वहीं बैठक के बाद क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। सीएम धामी आज हल्द्वानी का दौरा भी करेंगे, जहां सीएम जनपद नैनीताल में वनाग्नि विद्युत आपूर्ति की समीक्षा करेंगे। बैठक के बाद वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब प्रदेश के नौकरशाहों के पेच कसना शुरू कर दिया है। राज्य में चाहे वनाग्नि की बढ़ती घटनाएं हो या फिर चारधाम यात्रा की चुनौतियां, उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि समस्या के लिए समाधान करें। समय से पहले सारे काम पूरे हो जाने चाहिए और व्यवस्थाएं दुरुस्त रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश देते हुए कहा कि हर बार व्यवस्थाओं को बनाने और दुरुस्त रखने की सिर्फ बातें ही होती है। ऐसा आगे नहीं होना चाहिए, बल्कि मॉनसून सीजन के लिए भी अभी से ही अधिकारियों को तैयार रहना चाहिए और उसी दिशा में कार्य करना चाहिए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहा कि चारधाम यात्रा और मॉनसून अवधि के समय सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के संबंध में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल 10 मई से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह काफी ज्यादा है। चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन 22 लाख के पार पहुंच चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चारधाम यात्रा का 10 मई यानी कल से आगाज हो रहा है। 10 मई यानी कल केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं में चारधाम यात्रा को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन का अगर आंकड़े की बात करें तो 22 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है, यानी 22 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। 10 मई को केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं 12 मई को बद्रीनाथ धाम के दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। बद्रीनाथ में इस बार लोगों को लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन की तरफ से यात्रियों के लिए टोकन की व्यवस्था की गई है। तो 10 मई यानी कल से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है। ऐसे में यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सख्त नजर आ रहे हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल यानी 10 मई को केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री यानी इन तीनों धामों के कपाट खुलेंगे। कपाट खुलने को लेकर विशेष तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बता दें, चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछली बार भी हमने देखा था किस तरह से रिकॉर्ड तोड़ यात्री चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचे थे। अब की बार भी प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जो है चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचे। आपको बता दें कि उत्तराखंड की जो आर्थिकी है उसकी रीढ़ चारधाम यात्रा को कहा जाता है, क्योंकि हर साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं चारों धामों के दर्शन करने के लिए। अभय कैंतुरा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरह से 10 मई यानी कल से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट कल खुल रहे हैं, तो श्रद्धालुओं में सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कैसा उत्साह? देखिए, जिस प्रकार से अभी तक चारधाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुए हैं, श्रद्धालुओं के जो रजिस्ट्रेशन हुए वो आंकड़ा 22 लाख की संख्या को पार कर चुका है। ये अपने आप में ये दर्शाता है कि इस चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है और आने वाले दिनों में ये आंकड़ा जब और बढ़ेगा यहाँ पर, तो फिर राज्य सरकार और जो स्थानीय पर्यटक है और जो पर्यटक व्यवसायी हैं, उन लोगों के चेहरे और खिलते हुए नजर यहाँ पर आएंगे, क्योंकि इस चारधाम यात्रा को उत्तराखंड के पर्यटन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। गढ़वाल क्षेत्र में इस यात्रा से ही आर्थिकी वो सबसे ज़्यादा मजबूत यहाँ पर होती है। चारधाम यात्रा पर ये कह सकते हैं कि लगभग 40 लाख ऐसे परिवार यहाँ पर 40 लाख ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो इस यात्रा सीजन में ही अपनी पूरे साल भर की जो तैयारियाँ हैं या जो आर्थिकी से जुड़ी जो चीज़ें होती हैं उनको जुटाने का काम यहाँ पर करते हैं।
और इसलिए इस चारधाम यात्रा को लेकर सरकार भी बड़ी संजीदगी के साथ काम करती है। जब 10 मई यानी कल से इस चारधाम यात्रा की शुरुआत यहाँ पर होगी, तो उससे पहले ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही कई चुनौतियां भी आती है। ऐसे में इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? साथ ही चारधाम यात्रा में हम देखते हैं रिकॉर्ड तोड़ यात्री जो है अलग अलग राज्यों से उत्तराखंड पहुंचते हैं, तो उन यात्रियों के लिए, उन श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए उत्तराखंड कितना तैयार है? देखिए, यात्रा पर आने वाले हर श्रद्धालु के स्वागत के लिए उत्तराखंड यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन जिस तरीके की चुनौतियां यहाँ पर आती है, यानी ये कह सकते हैं कि फील्ड में जो चुनौतियां प्रशासन के सामने यहाँ पर यात्रा में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की है, वो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर होती है। जैसे आप समझ सकते हैं कि हरिद्वार और ऋषिकेश पर दोनों जगहों पर, क्योंकि एंट्री पॉइंट यात्रा का यही दोनों शहर यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर जब चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होता है, यानी ऑनलाइन पंजीकरण के बाद जो ऑफलाइन पंजीकरण की शुरुआत कल से यहाँ पर हुई है, उसमें जिस प्रकार से भारी मात्रा में श्रद्धालु वहां पर उमड़े हैं, भारी संख्या में उमड़े हैं, वो सीधे तौर पर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर बन रहा है। सरकार की तरफ से एक आंकड़ा यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है कि सिर्फ 2500 श्रद्धालुओं को ही ऑफलाइन पंजीकरण करने की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। 1500 का ये आंकड़ा सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन को लेकर भी कुछ लिमिट है कि एक दिन में इतने ही रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं? देखिए, ऑनलाइन पंजीकरण की कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है। जितनी देर वेबसाइट चलती है उतनी देर में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन पंजीकरण के लिए आप ये कह सकते हैं कि चाहे ऋषिकेश हो या हरिद्वार हो, दोनों ही जगहों पर एक संख्या यहाँ पर फिक्स कर दी गई है। 1500 का आंकड़ा फिक्स कर दिया गया है कि ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन होंगे, यानी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 10 मई से चारधाम यात्रा का आगाज होने वाला है। ऐसे में सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री धाम के कपाट 10 मई को विधि विधान से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो वहीं कपाट खुलने को लेकर धाम में तैयारियां पूरी कर ली गई है। तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। बता दें कि आज मां गंगा की डोली आकर्षित का लिंग प्रवास से गंगोत्री धाम के लिए चलेगी और रात्रि विश्राम भैरव घाटी में होगा और सुबह 9 बजे मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम पहुंचेगी। गंगे के कपाट को खुलने को लेकर के सारी तैयारियां जोरों पर है और आप देख रहे होंगे मंदिर को जो है भव्य रूप से सजाया जा रहा है और इस समय भी काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। आज ठीक 12:15 पर मां गंगा जी शीतकालीन प्रवास मुखबा से प्रस्थान करेगी और रात्रि विश्राम भैरव घाटी में करेगी। कल 6 बजे भैरव घाटी से प्रस्थान करेगी और 9 बजे मां भगवती गंगोत्री धाम में विराजमान हो जाएगी और ठीक 12:25 पर मां भगवती गंगे के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए दर्शन हेतु खोल दिए जाएंगे। इसको लेकर के यहाँ पर तमाम मंदिर को सजाया जा रहा है। घाटों की साफ सफाई से लेकर रंग रोगन से लेकर तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है चुस्त और दुरुस्त की जा रही है। अभय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, जिस तरह से गंगोत्री धाम के भी कल कपाट खुल रहे हैं, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कितने बजे कपाट खुलेंगे श्रद्धालुओं के लिए, कितने बजे से जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर पाएंगे? और मंदिर में हम देखते हैं जब भी ये कपाट खुलते हैं तो विशेष तैयारियां की जाती है, तो कैसी तैयारियां? जी बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के 3 धाम, जो सुप्रसिद्ध 3 धाम है, बाबा केदार की जो तपस्या रही है केदारनाथ धाम, वहाँ के जो कपाट होंगे वो सुबह 7 बजे कर, यानी जो समय होता है पूजा पाठ विधि विधान का, वो सुबह 7 बजे वहाँ पर कपाट खोल दिए जाएंगे श्रद्धालुओं के लिए। उससे पहले जो पंचमुखी जो डोली है उसे मंदिर में प्रवेश करने का काम वहां पर होगा और सिंह द्वार से इस कपाट खुलने की जो प्रक्रिया वो वहां पर शुरू होगी। इसके अलावा मां गंगोत्री धाम के जो कपाट है वो दोपहर में 12 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारी वहां पर होगी। 12:15 पर श्रद्धालुओं के लिए विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट वहां पर खोले जाएंगे और यही समय कह सकते हैं कि इसी समय में यमुनोत्री धाम के जो कपाट होते हैं जहां पर मां यमुना की डोली आती है वो भी उसी समय वहां पर अपने स्थान पर विराजमान होगी और वहां पर श्रद्धालुओं के लिए धाम के जो कपाट है उसको खोलने की तैयारी वहां पर की जाएगी। आप केदारनाथ धाम की अगर हम बात करते हैं तो केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना वहां पर पंचमुखी डोली के साथ वहां पर की जाएगी। उसके लिए जो अभिषेक जो वहां पर होता है वो अभिषेक वहां पर तैयार कर लिया गया। आज ही प्रशासन की सभी टीमें वहां पर पहुंची हुई है। पिछले साल देखा था किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमुनोत्री में पूजा अर्चना की थी और जिस दिन कपाट खुले थे उस दिन मौजूद थे उस वक्त और पूजा अर्चना भी की थी। क्या अब की बार भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है?
आपके बाद भी ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा केदार की जो शरणास्थली है, बाबा केदार की जो केदारनाथ धाम, वहां पर जाएंगे और वहां पर विशेष पूजा अर्चना उनके द्वारा भी वहां पर की जाएगी। पहली पूजा ये कह सकते हैं कि देशवासियों के समृद्धि के लिए, राज्यवासी मनोकामना राज्यवासियों की समृद्धि के लिए वहां पर की जाएगी। उसके बाद संभवतः जो कार्यक्रम अभी तक बताए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के, कि मुख्यमंत्री वहां से सीधे उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे और दोपहर 12:15 पर जब कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू होगी तो वहां पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो यह समझा जा सकता है कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से पिछले दिनों चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा यहाँ पर ले रहे थे, पिछले साल की अगर बात करें 2023 से ज्यादा सफल ये 2024 की यात्रा रहे, श्रद्धालु जो है रिकॉर्ड तोड़ आए। ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद सभी तैयारियों पर नजर रख रहे हैं और कल भी जब कपाट खुलेंगे तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संभावना है कि मौजूद रहे। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मां गंगा की उत्सव डोली आज मुखबा से रवाना होगी। बता दें कि मुखबा मां गंगा का शीतकालीन प्रवास है। बताया जा रहा है कि मां गंगा की डोली आज 12:15 पर भैरव घाटी के लिए रवाना होगी और शाम 5 बजे भैरव घाटी पहुंचेगी। तो वहीं कल भैरव घाटी से 6 बजे मां गंगा की डोली गंगोत्री के लिए रवाना होगी और 10 मई को 12:25 पर विधि विधान से मां गंगा के कपाट खुल जाएंगे। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मां गंगा की उत्सव डोली आज मुखबा से रवाना होगी। बता दें कि मुखबा मां गंगा का शीतकालीन प्रवास है। बताया जा रहा है कि मां गंगा की डोली आज 12:15 पर भैरव घाटी के लिए रवाना होगी और शाम 5 बजे भैरव घाटी पहुंचेगी। तो वहीं कल भैरव घाटी से 6 बजे सुबह मां गंगा की डोली गंगोत्री के लिए रवाना होगी और 10 मई को 12:25 पर पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा के कपाट खुल जाएंगे। फिलहाल कपाट खुलने से पहले की तैयारियां पूरी हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिख रहा है। खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है, लेकिन यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से लोग यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके चलते रूट बाधित करने पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मसूरी और ऋषिकेश पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहते हैं। तो वहीं कई बार सड़क किनारे गाड़ी लगाकर बाहरी राज्यों से आए यात्री शराब के सेवन करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं सीओ ट्रैफिक अनुज आर्य ने साफ कहा है कि यदि इस प्रकार से कोई व्यक्ति रूट पर व्यवधान उत्पन्न करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यात्रा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करने की अपील यात्रियों से की गई है। इन जो बाहर से आने वाले जो यात्री या जो इस तरीके के एलिमेंट्स हैं जो सड़क को बाधित करते हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है, लगातार की जाती है। टोइंग की और नो पार्किंग के चालान के हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं और ये कार्रवाई इस दौरान एक डेडिकेटेड टीम बना के इसमें कार्रवाई करते हैं। वन अग्नि को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक प्रदेश में वन अग्नि की 1038 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे 1385 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर खाक हो गया है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें, वन अग्नि के 40 मामले दर्ज हुए हैं। गढ़वाल मंडल में वन अग्नि की 13 घटनाएं दर्ज हुई है। कुमाऊं मंडल की अगर बात करें तो 25 जगह आग लगी है। वन विभाग ने 417 वन अपराध के मामले दर्ज किए हैं। वहीं 75 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो बढ़ती हुई गर्मी के साथ फायर सीजन की भी शुरुआत उत्तराखंड में हो चुकी है। ऐसे में वन अग्नि की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। तमाम प्रयासों और कोशिशों के बाद भी इनमें रोकथाम नहीं हो पा रहा है। तुषार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। तुषार, प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशों के बावजूद धरातल पर रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से घटनाएं का जो आंकड़ा है वो लगातार मेंटेन हो चुका है, होता हुआ नज़र आ रहा है। 24 घंटे में भी 40 जो केस है वो सामने आए, जो मामले हैं वन अग्नि के वो देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है काफ़ी गंभीर है और अधिकारी से लेकर जो
प्रशासन है और राज्य सरकार है वो जानती है कि कितनी गंभीर जो समस्या है वन अग्नि की वो उत्तराखंड में है। और इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो स्थलीय निरीक्षण करते हुए कल नज़र आए। कोशिश ये रहेगी कि उनकी लगातार की जो अधिकारी है उन्हें दिशा निर्देश दिए जाए। आज वो हल्द्वानी भी जा रहे हैं और वहाँ पर जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी, उनसे भी वार्ता करेंगे वन अग्नि के बारे में। तो कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो वन अग्नि की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, रोज़ाना केस सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। 1000 से अधिक जो मामले हैं अब तक दर्ज हो चुके हैं फायर सीजन में और 1300 से अधिक जो हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुका है। तो कहीं ना कहीं स्थिति काफ़ी गंभीर है और वन विभाग के कर्मचारी जो अधिकारी हैं, कल उन्होंने प्रेस वार्ता भी की थी, तो उनके पास भी कोई फिलहाल प्लान नजर नहीं आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो तकनीक है उनके पास 1300 हेक्टेयर से ज्यादा वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में जो एक्शन प्लान अभी तक इस्तेमाल किया जा रहा था वो कुछ खास करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या माना जाए, अब कुछ एक्शन प्लान में या कार्य योजना में बदलाव किया जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूरा मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये राज्य सरकार को ये कहा है कि आप बारिश और साथ साथ जो आर्टिफिशियल बारिश की बात कर रहे थे, जो क्लाउड सीडिंग की, आप उनके भरोसे नहीं रह सकते। आपको पहले से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत थी, क्योंकि हर साल उत्तराखंड में ये समस्या आती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, लेकिन जिस तरह से वन अधिकारी कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, जो पत्तों की झाड़ियों से आग बुझाने का जो वीडियोस लगातार देखने को मिल रहा है, तो पुरानी तकनीक के अनुसार ही जो वन विभाग के कर्मचारी है, साथ साथ जो पुलिस कर्मचारी है, वो कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी भी उनका यही कहना है कि ट्रेडिशनल वे में हम जाएंगे, फॉरेस्ट लाइन हम बनाएंगे, साथ साथ जो ट्रेडिशनल वे है उसमें ज़्यादातर ध्यान देंगे और समन्वय बनाएंगे। जो जागरूकता है वो भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये पहले से ही पता था कि हमारे पास अभी फिलहाल कोई नई तकनीक नहीं है, ट्रेडिशनल वेज ही अच्छे हैं आग बुझाने को, लेकिन फिर भी जो वन विभाग है फिर भी सोया रहा। ऐसे ट्रेडिशनल वेज उन्होंने फिलहाल जागृत नहीं किए उस वक्त जब करने चाहिए थे, क्योंकि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में जो बारिश का सहारा है, क्योंकि 13 तारीख तक ये माना जा रहा है कि जो मौसम है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। कल भी अच्छी बारिश हुई है कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में, माना जा रहा है 13 तक अच्छी बारिश होगी। तो ऐसे में जो वन अग्नि है उसे प्राकृतिक रूप से ही अब बुझाया जा सकता है, क्योंकि वन कर्मचारी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि थोड़ा ढीलापन देखने को मिला है। अगर तकनीक जो उपकरण है वो पर्याप्त नहीं है वहाँ वन कर्मचारियों के पास, ये कहना है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरत है कि अगले साल के लिए हम प्रिपेयर हों और अगले साल जिस तरह की जो समस्या हमें इस साल देखने को मिल रही है वो देखने को ना मिले, क्योंकि बहुत गंभीर हो चुका है। 5 लोगों की ने अपनी जान गंवाई है। जी बिल्कुल तुषार, आप बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल संगठन को मजबूत करने के साथ साथ टिकाऊ प्रत्याशियों की खोज में जुट गई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। में निकाय चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस भले ही अपनी कमर कस चुके हों, लेकिन जिस प्रकार से निकाय चुनाव को लेकर सियासत हो रही है, ऐसे में एक बार फिर अंदेशा ये जताया जा रहा है कि निकाय चुनाव में देरी हो सकती है। लेकिन जो सियासी दल है वो अपनी तैयारियां पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जहां पार्षदों के आवेदन यहां पर मंगाए जा रहे हैं, यानी जो चुनाव लड़ने के संभावित उम्मीदवार हैं उन सभी के फॉर्म भरने का काम यहां पर किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ भी बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए पार्टी संगठन के भीतर अपनी पहल शुरू कर दी है। ये समझा जा सकता है कि आगामी दिनों में निकाय चुनाव की जो सियासत होगी वो चरम पर होगी और प्रदेश की जो निकायां जो पंचायत है वहां पर इस प्रकार से निकाय चुनाव को लेकर तिथियों के ऐलान के साथ ही जो चुनावी भेरी है वो बजनी शुरू हो जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का दावा है कि इस निकाय चुनाव में सरकार की जो उपलब्धियां हैं या उनके दल की जो उपलब्धियां हैं उनके आधार पर जीत तय की जाएगी। चाहे बीजेपी बड़ी जीत के लिए कांग्रेस को लेकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि छोटी सरकार के लिए भी जनता तैयार है और उस सरकार की चुनने की तैयारी कर रही है। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। अल्मोड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, सोमेश्वर के अधूरिया गांव में बादल फटने की खबर सामने आई है। बादल फटने के बाद घरों में पानी घुस गया। बादल फटने से काफी नुकसान क्षेत्र में हुआ है। बादल फटने से घरों में दरारें भी आई है और मलबे की जद में कई घर इस दौरान आ चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अल्मोड़ा से, जहां सोमेश्वर के अधूरिया गांव में बादल फटा है। बादल फटने की वजह से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से क्षेत्र में नुकसान हुआ है। कई सारे घरों में दरारें आ चुकी हैं, कई सारे घरों में मलबे का पानी घुसा है।
तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अल्मोड़ा के सोमेश्वर के अधूरिया गांव में बीते दिन बादल फटा। बादल फटने के बाद कई सारे घरों में पानी घुस गया, कई सारे घरों को नुकसान भी पहुंचा है, दरारें आई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हालातों को देखते हुए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में बदलाव होना जरूरी है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को लेकर विपक्ष सरकार को जमकर घेर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने जंगलों में लगी आग की स्थितियों को देखते हुए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में बदलाव करने की बात कही है। तो उस समय फायर वॉचर्स लगाए जाते थे, 2 या 3 महीने की एक फौरी नौकरी दी जाती थी, गांव वालों को कुछ मानदेय दिया जाता था, वो उस आग को बचाते थे। दूसरा, पेयजल की समस्या होती थी, खच्चर लगाने की व्यवस्था, जिन गांवों में पानी नहीं होता था या पाइप सप्लाई नहीं थी, बारिश की कमी की वजह से पानी सूख जाता था, तो खच्चर लगाए। ये दोनों व्यवस्थाएं इस सरकार ने बंद कर दी है। घर घर नल और घर घर जल वालों को पता चलेगा, त्राहिमाम कर रहा है पूरा पहाड़, पानी नहीं है गाँव में, शादियां हो रही तो लोग रो रहे हैं पानी के। तो ये बहुत बड़ी स्थिति है। और मैंने एक सुझाव सरकार को दिया था, मैंने कहा था जो कंजर्वेशन एक्ट है फॉरेस्ट का, जो 80 के आसपास बना था दशक में, उसको बदलने की आवश्यकता है। इनकी डबल इंजन की सरकार को केंद्र पे इस पर विचार करना चाहिए। तो फिर तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।